अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के सियासी हालात और अदालती हालात के हवाले से एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तोशाखाना केस बड़ी उसकी धूम है पाकिस्तान भर में। वो लगता ये है कि ये कोई शैतान की आंत बन गया है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बतौर उन वकला के जो कि PTI के और इमरान ख़ान के हक़ में दलाइल दे रहे हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और उनके साथ शुएब शाहीन साहब, वो इस केस का जल्द अज जल्द फ़ैसला चाह रहे थे। लेकिन जुमे के रोज़ तबीयत नासाज हो गई इलेक्शन कमीशन के वकील के अमजद परवेज़ साहब की, और उन्होंने चूँकि आ नहीं सके, उनके मुआविन वकील थे, उन्होंने दलाइल नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जी वही आके दलाइल देंगे। तो ऐसे लग रहा था कि कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक काम हो रहा है कि इस केस को मज़ीद तवालत देनी है। और अब ये जनाब पीर के रोज़ तक, सोमवार तक समाअत मुलतवी हो गई है। एक ऐसा केस है जिसमें बहुत ज़्यादा दलाइल की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुलतवी होने से पहले, समाअत मुलतवी तो हो गई, उससे पहले चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और सरदार लतीफ़ खोसा के दरमियान काफ़ी एक्सचेंज हुआ, जुमलों का, सख्त तल्ख़ कह सकते हैं आप, जुमलों का भी तबादला हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बराह रास्त वो जो तबादला एक्सचेंज जो हुआ है उसके ऐनी शाहिद के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब, आपने देखा आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो क्या हुआ? देखें गुल साहब, जो आप शुरू में सियासत और अदालत की बात कर रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि सियासत में अदालत आ चुकी है और अदालत में सियासत आ चुकी है। आज जो कुछ अदालत में हुआ, ये ग़ालिबन इतनी तल्ख़ी या इस किस्म के जो दलाइल दिए या काउंटर जो उन्होंने मुकालमे किए, जो इलेक्शन कमीशन के मामून वकील कह रहे थे, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने जो कुछ भी कहा, ये PTI की साइड की तरफ से मेरे ख्याल से ये पहले ही मैंने चीज़ ऐसी विटनेस की है हाई कोर्ट की हद तक, हाई कोर्ट की अदालत में। पिछली समाअत पे भी जो हाई कोर्ट में हुई थी, जिसमें ये सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगी हुई थी इमरान खान साहब की कि उनकी चूँकि माइनर सज़ा है, 3 साल की सज़ा है, तो कानून में गुंजाइश है कि आप इसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर सकते हैं या आप वकला को सुनने के बाद इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो उस रोज़ भी लतीफ़ खोसा साहब काफ़ी हार्श हुए थे, लेकिन वो उनके दलाइल में तल्ख़ी थी, उनके दलाइल में तल्ख़ी थी, वो बड़े जज्बाती होकर उन्होंने दलाइल दे दी। लेकिन आज कुछ उससे आगे चीज़ निकल गई, आप यूँ कह सकते हैं। रेड लाइन ना सिर्फ क्रॉस हुई, बल्कि खोसा साहब ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट भी किया। और ये इस बात के ऊपर उन्होंने किया कि अगर आप ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील आज इस्तदा कर रहे हैं कि वो बीमार पड़ गए हैं और कार्रवाई को जो है वो पीर तक आप मुलतवी कर दें, अगर आप इनकी एप्लीकेशन मानेंगे और इल्तवाब में ले जाएंगे और पीर तक मुलतवी कर देते हैं तो मैं नहीं आऊँगा, मैं अदालती कार्रवाई छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। आज भी हमें किसी फर्द वाहिद से सरोकार नहीं है, हमें मुल्क की अजमत चाहिए, हमें आईन की बहाली चाहिए, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें अदलिया को आज़ाद देखना है और आज़ाद फैसले करें। अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाकर किसी शख्स के नीचे न झुकें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। ये छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह बहाते हुए वो चले गए। उसके बाद कमरा अदालत में इतना शोर हुआ कि जो बाबर अवान साहब फिर रोस्टम पे आए थोड़ी देर के लिए, खोसा साहब निकल गए और उनका फिर मुकालमा हुआ आमिर फ़ारूक साहब के साथ। लेकिन वो मुकालमा क्या हुआ, इतना शोर था, वो समझ नहीं लगी, कुछ सुन नहीं पाए कि हम वो क्या आपस में, मतलब चीफ साहब कह रहे हैं या फिर उस पर उनके जाने के ऊपर बाबर अवान साहब कह रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जैसे कमरा अदालत से वो निकले हैं लतीफ़ खोसा साहब, तो कमरा अदालत में हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हमने सुने। PTI के जो गैर नामवर वकला हैं, नामवर नहीं गैर नामवर वकला, क्योंकि बहुत सारे वकला आ जाते हैं इस किस्म की प्रोसीडिंग को देखने के लिए, लेकिन उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के साथ ही हैं कि वो जल्दी बाहर निकलें। तो वो फिक्स मैच के नारे लगाए गए कि फ़िक्स मैच मुर्ताबाद, और शेम शेम के नारे अदालत में लगाए गए आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। और फिर वहाँ पे इमरान खान के हक़ में नारे लगाए गए, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इस किस्म की नारेबाजी हमने पहली मरतबा हाई कोर्ट में किसी जगह के ऊपर देखी है, किसी भी हाई कोर्ट में देखी है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखी। लेकिन एक चीज़ जो हमने इसमें नोट की कि जो चीज़ एक चेंज हमने देखी है, नीचे जब ये ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, कतई नज़र खान साहब के खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग है, केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, खान साहब की सज़ा सस्पेंड होती है नहीं होती,
नीचे पीटीआई के वकला की जो कोशिश होती थी वो ये होती थी कि इस कार्रवाई को प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि जल्द फैसला ना हो सके। ये मतलब एक शऊरी कोशिश थी, ये एक शऊरी कोशिश थी वहाँ पे। और हम देखते थे कि गवाहन जब बुलाए जाते थे या बहस करनी होती थी, जिरा करनी होती थी, तो काम को, कार्रवाई को आगे लंबा करने की कोशिश हम देखते थे। अगर ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हो रहे तो मामून वकील आ जाता था कि ख्वाजा हारिस साहब उधर मौजूद हैं, आज नहीं आएंगे, कोई मसरूफियात हैं, या 12 बजे के बाद रख लें, 1 बजे रख लें, ताकि वो दिन गुजर जाए और थोड़ी प्रोसीडिंग हो और अगले दिन की कार्रवाई तक चले जाए। तो उस वक्त कोशिशें ये होती थी कि फ़ैसला ना हो पाए। तो फैसले में जल्दबाजी का एलिमेंट भी आपके सामने है कि खान साहब उस पर तो काफ़ी ले दे हुई, उस पर काफ़ी ले दे भी हुई, लेकिन रिमांड हुआ और अगले दिन गिरफ्तारी भी हो गई और फैसला भी सुना दिया। बिल्कुल, उसके ऊपर हम एक पूरी बहस कर सकते हैं, एक प्रोग्राम आपका पूरा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जब आपको एक रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, आपको कहा कि आप वहाँ पे जाएं, वो आपको बुलाएं, तो आप वहाँ पे डेफिनेट जाएं, आप जाके अपना केस पुट करें कि ये काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। तो पीटीआई की मैं ये समझता हूँ कि 2 जगहों पर अगर ट्रायल कोर्ट की हम बात करें तो गलती एक ही हुई कि इलेक्शन कमीशन ने 5 गवाहों की लिस्ट थी। अगर आपने चले लंबा भी करना था तो लंबा खींचें, फिर अगर इलेक्शन कमीशन एक गवाहों की लिस्ट लेके आया, आप उसके साथ खेलें, आप उनको अलाउ करें। आपने मुखालफत की, वो 5 गवाह बीच में से इलेक्शन कमीशन के निकल गए। अब फ़र्ज़ करें वो 5 गवाह अलाउ हो जाते, एक दिन उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता, या एक दिन में 2 के हो जाते, उसके बाद आप एक दिन उन पर जिरा पे लेते, आपके ये 10-12 दिन गुजर जाने थे। लेकिन उनकी अपनी एक प्लानिंग थी, वो उन्होंने रद्द करवा दी, वो केस और क्लोज़ हो गया। वो जो 10-12 दिन और लगने थे इलेक्शन कमीशन के गवाहों पे, वो ख़त्म हो गए। फिर खान साहब ने जो गवाहों की फहरिस्त पेश की, उसमें खान साहब ने कंसल्टेंट अपने दे दिए, उसमें रऊफ़ हसन साहब का नाम दे दिया। लेकिन उसमें जो जब आप अपने गवाहान देते हैं तो उसमें कोई कतगन तो नहीं होती कि आप कंसल्टेंट को, किसी भी कंसल्टेंट हो या आपका वकील हो, जो भी आप समझते हैं कि गवाही आपके लिए दे सकता है, उसी को आप पेश करेंगे ना। आप बजा फरमा रहे हैं, आप अपनी गवाहों की यानी विटनेस की लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन अदालत का भी अख्तियार है कानून के तहत। गालिबन हमें एक वकील बता रहे थे कि सेक्शन कोई 265K है, CRPC का है या CPC का है। उन्होंने कहा कि अदालत इस बात का जायज़ा ले सकती है कि जो गवाहान पेश किए गए हैं वो रेलेवेंट हैं या इररेलेवेंट हैं, या सिर्फ अदालती कार्रवाई को ज़ाया करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए तो ऐसे गवाह नहीं पेश किए गए। अब आप देखें उसमें रऊफ़ हसन साहब का खान साहब के गोशवारे भरने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और फिर एक और बात भी है गुल साहब, आप देखें कि आपने अगर अपने गोशवारे किसी जगह पे दिए हैं, जमा करवाए हैं, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, कंसल्टेंट जितना भी आपको उसमें मामनत फराहम करेगा, अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आनी है। अगर आपने गलत भरे हैं, रिस्पॉन्सिबल आप ही ठहराए जाएंगे। अच्छा, आज अदालती कार्रवाई पे वापस आ जाते हैं, हम डीप ट्रैक हो गए, क्योंकि हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो मैं आपसे बाद में ये भी पूछना है कि आया ये कोई टेक्निकल लीगल केस है, वाकई जो हम इसके मेरिट पे जो बात कर रहे हैं वो मेरिट बनता है इन बातों का। लेकिन आप नहीं हुआ ना मेरिट पे, तो पीटीआई ने नीचे केस लड़ा ही नहीं। पीटीआई ने नीचे भी टेक्निकल लड़ा, अभी भी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर के माइनर सजा है। उन्हें फिर सियासी तौर पे लड़ना चाहिए। खोसा साहब अब सियासी तौर पे लड़ रहे हैं ना, ये सियासी तौर पे लड़ना कि पहले हुमायूं दिलावर साहब पे एतराज़, अब क्योंकि हाई कोर्ट पे लेवल पे आ चुका है तो आमिर फारूक साहब पे ऑब्जेक्शन किया गया है। ख्वाजा हारिस साहब इनकी लीगल टीम से इसलिए अलहदा हुए हैं, नाराज़ हुए हैं कि आप मुझे कानूनी तौर पर केस लड़ने दें, आप सियासी तौर पर, यानी अगर आप, मैं केस आगे पुट कर रहा हूँ, मैं आर्गूमेंट पुट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ आगे दाएं बाएं खड़े हो जाएंगे, या मेरा नाम चौथे नंबर पे है, मेरा नाम पहले नंबर पे है, बुकला की पूरी टीम दे देंगे। मैं तो एक आज़ाद वकील हूँ, प्रोफेशनल वकील हूँ। नहीं, लेकिन आप लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर वो ख्वाजा हारिस साहब बेहतरीन टेक्निकल बुनियादों पे केस लड़ भी लें तो क्या वाकई ये कोई टेक्निकल बुनियादों पे कायम किया गया केस है या इसकी नौयत कुछ और है? देखिए, केस अगर हम केस के मेरिट पे जाएँ ना, तो मेरिट पे ये केस नहीं लड़ रहा है पीटीआई वाले, यही बात कर रहे हैं। आप मेरिट पे आएंगे तो फिर आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं, लेकिन इसलिए तो उधर नहीं जा रहे थे आप। हाई कोर्ट को मैं कहा चैप्टर को क्लोज करके इस पे आ जाते हैं, फिर भी और, जी और निकल जाएंगे। हाई कोर्ट में अब खोसा साहब बाइकआउट करके चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि जो मावन वकील आया कि बीमार हैं अमजद परवेज साहब, और उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई है और वो इतनी, मतलब उनके वीकनेस हो गई है कि वो बेड से उठ नहीं सकते। तो जो चीज़ हमने नोट की है एज ए साफ़ी कि अगर नीचे पीटीआई लंबा करना चाह रही थी और इलेक्शन कमीशन फैसला लेना चाह रहा था, अब हाई कोर्ट के लेवल पे जब ये अपील आ चुकी है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो दूसरी साइड है, अब यानी अपील साइड तो होगी ना खान साहब के वकला की, वो अब जल्दी फैसला चाहते हैं, जबकि दूसरी जाहिर है चूँकि खान साहब जेल में हैं। खान साहब जेल में हैं,
तो उस वक्त वो जेल में जाने नहीं देना चाहते थे कि वे जेल में चले जाएंगे, तो इसलिए वो लंबा कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन जो है, इस्तेहकाक तो हर एक का होता है ना, चाहे प्रोसिक्यूटर है चाहे। टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये टेक्निकलिटीज क्या है, आखिरी रोज जब फैसला हुआ उसमें पीटीआई के वकला नहीं गए, आज अमजद परवेज साहब नहीं आए, सही है, बीमार है, नहीं है, मुझे उसका नहीं मालूम, मैं उसकी तस्दीक नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि लग ऐसा रहा है कि ये कोशिशें यही हैं कि लंबा हो सके। क्योंकि कल भी अमजद परवेज साहब ने कहा था कि मैं कोई 2, 2.5, 3 घंटे दलाइल के लिए लूँगा, तो उसके बाद से भी बात एक समझ आप ऑनेस्टली ये बताएं ना, जितने ये दलाइल दे रहे हैं, इन तमाम दलाइल की क्या ज़रूरत है? देखिए इम्तियाज़ साहब, अगर केस आपने डिसाइड करना हो ना और आपने चलाना हो, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट एक वकील दलाइल दे ले, 15 मिनट दूसरे वकील दलाइल दे ले, और जज साहब बैठ के उसका फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अपनी सियासत भी चलानी है और फ़ैसला होने भी नहीं देना, फ़ैसला होने से रोकना भी है, तो फिर इस तरह से तो सियासी चालों का तो फिर सियासी अंदाज ही में जवाब दिया जाएगा ना, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, आप इससे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि इतने आप कोर्ट्स अदालतों को कवर करते हैं कि जितना मर्ज़ी आप टेक्निकल यहाँ पे दलाइल अपने दे दें, केस की नौयत कुछ और है। इतनी आसानी से कोई वाहिद केस नहीं है तोशाखाना का, इस केस से निकलेंगे दूसरे से तीसरे केस में निकल जाएंगे। तो जो इसीलिए जो हरबा शायद अभी इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई वाले, वो ये कि उनको पहले जल्द अज जल्द जेल से निकाला जाए, उसके बाद फिर हम केस लड़ें। नहीं, उनकी कोशिश तो है कि जेल से निकाला जाए, लेकिन बाकी केसेस में गिरफ्तारियां डल चुकी हैं। अच्छा, उन गिरफ्तारियों को अवॉइड करने के लिए या उनसे खान साहब को रिलीज़ कराने के लिए आज जो अहलियाँ हैं खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने आज एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, और वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें एक तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ताख़ीर से और मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई 22 अगस्त को, और वो बड़े फ्रिजाइल हो गए हैं, बड़े उनके जो मसल्स हैं वो भी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन बड़े डिटरमन हैं, वेट उनका लॉस हो रहा है, और डिटरमन है कि कानून की हुक्मरानी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा तो मैं ये सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अहलियाँ हैं वो ये कहती हैं कि वहाँ पे जेल में ख़तरा है खान साहब की ज़िंदगी को, तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। तो मैं अदालत के नॉलेज में बात लाना चाहती हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। इसका मकसद बुनियादी क्या था एफिडेविट जमा कराने का? मकसद यही है, आप देखें ना कि कल अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे जितने भी कैदी हैं, मुल्क में जितनी भी जेलें हैं, वहाँ पे लोगों की क्या हालत होती है, कंडीशन है ना लोगों की, किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं, बिस्तर नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता साफ़ सुथरा, टॉयलेट्स कैसे होते हैं। तो अब ये कल चीफ साहब ने इसी केस में प्रोसीडिंग में, हालांकि ये हाई कोर्ट में होनी है प्रोसीडिंग, सारा फैसला जो भी करना है हाई कोर्ट ने करना है, जो अपीलें खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में हैं वो बादी और नज़र में इन्फ्रक्चर्स हो चुकी हैं, लेकिन चीफ साहब ने बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो जो बेंच बना है वो सिर्फ एक्सेल करने के लिए। इन्फ्रक्चर्स तो उस वक्त होंगी ना जब फैसला खुद ही वो दे दे। अभी तो हाई कोर्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो अभी केस आना है ना। नहीं, इन्फ्रक्चर्स जो खान साहब की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं ना, ये गुल साहब उस लेवल पे गई थी जब नीचे ट्रायल कोर्ट पे फैसला नहीं हुआ था। अब ट्रायल कोर्ट में फैसला हो चुका है, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो चुकी है, फैसला हो चुका है, खान साहब गिरफ्तार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ना कि निज़ाम इस तरह है कि ट्रायल कोर्ट थी, फिर हाई कोर्ट में भी मसला है, हमारी बारी इसके बाद आएगी। अभी तो उनकी बारी नहीं आई, यही तो हम बात कर रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की बारी नहीं आई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। कल अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पार्शल आप कह लें कि एक सो मोटो लिया है कि इमरान खान साहब की जेल में कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन के हवाले से अटॉर्नी जनरल से 28 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली है। ये सारे जो वहाँ तो एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत, उनकी कंडीशंस, उनके हवाले से इस मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसको फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। देखें, अदालत के सामने गुल साहब क्यों कहते हैं कानून अंधा होता है? कानून का अंधा होना या जो एक नहीं, कानून का के मुताबिक फैसला और किसी को किसी हालत में रखना जो है, जो हम देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामों में या फिल्मों में, उसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है। वो इसलिए होती है कि उसके सामने जो भी खड़ा हो वो इंसाफ की देवी उसको ये ना देख सके कि ये प्राइम मिनिस्टर है या फिर ये एक कोई आम कॉमन सा सिटीज़न है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली बात है, ये प्राइम मिनिस्टर को देख के तो आप या एक सियासी जमात के सरबराह को देख के तो आप नहीं लेके चलेंगे ना, आप एक आम शहरी के तौर पर लें, आप वैसे जेल में चले जाएं, आपके पास अख्तियार है, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जाके अटक जेल का विजिट करें, अडयाला जेल का विजिट करें, और गए भी हैं पिछले दिनों, ये गालिबन 2-2.5 महीने पहले चीफ साहब अतर मिनला के साथ अडयाला जेल में गए, विजिट किया है, तो आप अटक जेल का भी विजिट कर लें और तमाम कैदियों के लिए वहाँ पे अहकाम जारी करके आएँ कि उन्हें सहूलियत फराम करें। तो सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी एक लें। अब ये देखें ना, जो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, अब उन लोगों का ट्रायल नहीं हुआ, वो ट्रायल वहाँ पे नहीं हुए, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील पड़ी है 2019 से, 29 लोगों का ट्राई हुआ, उनमें 4 या 3 को फांसी की सज़ा है, वो फांसी के तख्ते पे लटकने वाले हैं। वहाँ पे तशवीश आपकी ज़्यादा होनी चाहिए जिनको सज़ा हो चुकी है, जिनका अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल, तो हर शख्स की ज़िंदगी मुकद्दम है, तो उस पर तशवीश तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है उनकी इतनी होनी चाहिए जिनका अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, उनके पास एपलेट फोरम भी है। हाँ, लेकिन उसमें मेरा ख्याल दुनिया भर में ऐसे होता है कि जो किसी मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म रहा हो, फ़ौज का सरबराह रहा हो, सदर के अहकामात की आप खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कर दिया। लेकिन उसमें अब तमाम तर बातें चलें आपकी हम मान लेते हैं कि सबके साथ कानून बराबर का सलूक करना चाहिए, कानून अंधा होता है, लेकिन क्या कानून इतना ही अंधा होता है कि कल तक जो वज़ीर आज़म था उसके ख़िलाफ़ हर किस्म के मुकदमे बना दिए जाएं और उसको हर किस्म के मुकदमे में घेर लिया जाए? क्या ये मेरिट के मुताबिक हैं ये केसेस? नहीं, इसमें बहुत सारे केसेस, दर्जनों केसेस ऐसे हैं जो मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, उसमें सिर्फ उनको इम्प्लीकेट किया गया है। एक जैसे सियासी विक्टिमाइजेशन होती है वही उनके साथ हो रही है, ये नज़र आ रहा है। लेकिन चंद केसेस ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से अपने केसेस बना के जाना, चंद केसेस ऐसे हैं जो खुद आपने अपने लिए क्रिएट किए हैं। माजी की अगर हम मिसालें देखें तो केसेस बनाए गए लीडरशिप के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे आप अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज़ें करके गए हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, आपके लिए कानूनी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। लेकिन बिलाशुबा जो आप बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि बेतुके हैं, जिनकी कोई लॉजिक नहीं है। बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था, बंदा जेल में था, आपने उसको FIR में शामिल कर लिया, नॉमिनेट कर लिया। जैसे कोयटा में वकील का कत्ल हुआ तो वो भी इमरान खान पे डाल दिया, और बिलाशुबा देखें कई ऐसे काम, ऐसे केसेस की वजह से जो जेन्युइन केसेस हैं उनके ऊपर भी सवालात उठते हैं। नहीं, वो तो जाहिर है जब आप अगर इंसाफ का नाम लेके इंसाफ के नाम पे धब्बे लगाने शुरू कर दें, और ये इंतकाम आपको इस तरह से आप इसको ले सकते हैं कि जो कुछ आने वालों ने झेला, जो कि अब जा चुके हैं, वो अब खान साहब को भी रियलाइज़ कराएं कि जनाब आप भी ये कुछ कर रहे थे, अब आप ये खुद भी फेस करें। हाँ, उसमें हमारे यहाँ तो एक रिवायत बन गई है ना इमरान के, और यही रवायत मुल्क को ले डूबी है। बिल्कुल, कि जो जब अपोजिशन में होते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर दूसरों की चीखें निकलवाते हैं, अपना भूल जाते हैं कि हमारी चीखें कैसे निकली थी, दूसरों की निकलवाते, जस्टिफाई करते हैं कि चूँकि हमारे साथ ये हुआ था लिहाजा आपके साथ अगर हो रहे तो आप चीखें चिल्लाएं नहीं। ये एक पाकिस्तान का अलमिया है। आखिर में ये बताएं कि जो आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे के रोज़ यानी 25 अगस्त को जितनी तलखी देखने में आई, इससे पाकिस्तान के आवाम को अब मैसेज क्या मिल रहा है कि जिस अंदाज़ में अदालतों ने ख़ुद को कंडक्ट किया है और जिस अंदाज़ में फिर इमरान खान की टीम ने इस हद तक इस नहज पे पहुंच के तल्ख बातें की, फिर अदालती कार्रवाई का बायकाट कर दिया। ये गुल साहब जो आज हमने कोर्ट में देखा ना, ये कोई आज का इवेंट नहीं है, इसके पीछे पूरा एक सीक्वेंस है। 2016 से जिस तरीके से हमारे मामलात, मुल्की मामलात अदालतों में गए हैं, ये उसके आप यूँ समझें कि तसलसल है। अब वो पीक आ रहा है, अदारे तबाही की तरफ जा रहे हैं, लोगों का एतमाद इदारों पे ख़त्म हो रहा है। आपके सामने है ना कि ऐसे इदारे जिनके खिलाफ कोई बात नहीं करता था, उनके खिलाफ भी बात होती है। अदलिया को बड़ा मुकद्दम कहा जाता था, बड़ा मुकद्दस कहा जाता था, अब उनके खिलाफ बात हो रही है। पहले बाहर बात हो रही थी, अब अदालतों के अंदर बात हो रही है, अदालतों के अंदर नारे लग रहे हैं। तो बात वही है कि हम जा किस तरफ रहें, क्या इदारे हम बना रहे हैं या इदारे हम ख़राब कर रहे हैं या इदारों को तबाह कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा नहीं है। और इसका पूरा तसलसल, जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूटी है 2016 से, जो हम चीज़ों को अदालतों में लेके गए हैं और ये हमने खुद किया है। अगर हम आपस में टेबल पे बैठ के ये सारी चीज़ें खुद सॉर्ट आउट कर लेते, हालात को समझते, किसी के हाथों का खिलौना ना बनते, किसी के इशारों पे ना खेलते, तो आज पाकिस्तान भी बेहतर होता। और ये जो कुछ हम ड्रामे कह लें या केसेस अदालतों में देखते हैं, तो ये कुछ भी ना हो रहा होता। और इसका अल्टीमेटली हमारी जो स्टेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। हर तरह की स्टेबिलिटी, आप मुआशी ले लें, आप सियासी ले लें, और फिर जब मुआशी सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मुआशी स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल पे सारी स्टेबिलिटी पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यह बिलाशुबा इमरान साहब की बातें आपने सुनी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे के रोज़ जो हुआ, वो एक लिहाज से आंखों देखा हाल था उनका। और बुनियादी तौर पे यह कि अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का एहतराम नहीं है, बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते हैं, अगर वो भी कानून का एहतराम न करें, खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दें, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करें, तो बहैसियत मजमूई मुल्क की जो सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सूरत हाल है
वो मुसलसल ख़राब होती चली जाती है। हमने जो इन्हितात देखा है, जो ज़वाल देखा है अक़दार का, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी का, शायद गुज़िश्ता 74 बरसों में नहीं देखा, जो साल 1.5 साल के दौरान, 2 सालों के दौरान हुआ है। और इसी वजह से जो एक बॉइलिंग पॉइंट पे हालात पहुंच चुके हैं। जिस तरह इमरान ने बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हंगामा आराई हुई, वो उन जज्बात का, उन रवैयों का एक इजहार था जो कि अब हम बाकी मुआशरे में भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।